नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। मिशन बंगाल पर पहुंचे अमित शाह का ममता सरकार पर निशाना, कहा भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ से राज्य बेहाल, सत्ता में आने पर ग्रिड बनाकर रोकेंगे घुसपैठ। पीएम मोदी ने नीति आयोग में की प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात, कहा 2047 तक विकसित भारत का सपना अब जन आकांक्षा बन चुका है। मिशन मोड में सुधारों की आवश्यकता पर दिया जोर। लिंक्डइन में लिखे लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को बताया सुधारों का साल, कहा भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार, अलग अलग क्षेत्रों में हुए रिफॉर्म की विस्तार से दी जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय, कहा पंजाब विधानसभा में बीबीजी रामजी कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाना संविधान के विरुद्ध है। वर्चस्व की जंग में बिगड़े यमन के हालात, सऊदी अरब की यमनी बंदरगाह पर भीषण बमबारी, यूएई को अल्टीमेटम, 24 घंटे में हटाए सेना, रद्द किया समझौता, दक्षिणी यमन में आपातकाल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीजेपी मिशन बंगाल पर जुट गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ में ममता सरकार पर जमकर धावा बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन बंगाल, बंगाल विजय का बना प्लान, पश्चिम बंगाल में अमित शाह का मंथन, ममता को क्यों हुई टेंशन के तहत 3 दिन के राज्य के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के मसले पर शाह ने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी और इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी खतरनाक रूप से बदल गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं और अब जनता ने बीजेपी को 2026 में राज्य की सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ रोकेगी और बंगाल का पुनरुद्धार सुनिश्चित करेगी। शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल ने भय और हिंसा की राजनीति में वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया है। शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण केंद्र सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि ममता ने आरोपों को गलत बताया है। कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो बाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। अगर ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी होती तो यह तारकेश्वर बिष्णुपुर लाइन किसने बनाई? ममता बनर्जी ने बनाई, आपने नहीं। ममता पर हिंसा और बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि अब तक 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 3000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता अब भी अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आई है और 7000 से अधिक उद्योग पलायन कर गए हैं। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका।
और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। अपने 3 दिन के दौरे में शाह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करेंगे, तो साथ ही मध्य कोलकाता के थनथानिया कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे। बुधवार को ही शाह पूर्वी कोलकाता के एक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर शाह का ये दौरा राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। कोलकाता से प्रसन्नजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 की रणनीति बनाने के लिए नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की, जिनमें शंकराचार्य, अशोक के भट्टाचार्य, NR भानुमूर्ति और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पीएम मोदी ने लंबे समय तक ग्रोथ बनाए रखने के लिए अलग अलग सेक्टरों में मिशन मोड में सुधारों का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना अब केवल सरकारी नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि जन आकांक्षा बन चुका है। ये बदलाव शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता के बढ़ते पैटर्न में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता और सक्रिय अवसंरचना योजना की आवश्यकता है। भारत की वैश्विक क्षमता निर्माण और वैश्विक एकीकरण के लिए मिशन मोड में सुधार की आवश्यकता है। भारत की पॉलिसी और बजटिंग को 2047 के विजन से जुड़ा रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना होगा और इसके लिए सभी क्षेत्रों में सुधारों की दिशा में तेजी से कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर 2025 द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स शीर्षक से एक लेख साझा करते हुए भारत के सुधार एजेंडे और भविष्य की विकास दिशा को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि दुनिया आज भारत को आशा और विश्वास के साथ देख रही है, क्योंकि देश में अगली पीढ़ी के सुधारों के जरिए विकास की रफ्तार तेज हुई है। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, जिसकी मुख्य शक्ति देश की युवा आबादी और नागरिकों का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वर्ष 2025 को सुधारों के एक निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में याद किया जाएगा। बीते 11 वर्षों में किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया, शासन को सरल बनाया गया और समावेशी व दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूरगामी परिणाम वाले तेज क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसे सुधार किए हैं जो नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, उद्यमियों को नवाचार का विश्वास और संस्थानों को पारदर्शिता व भरोसा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का जिक्र करते हुए लिखा कि 2025 में अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, श्रम, ऊर्जा और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में बड़े फैसलों को आगे बढ़ाया गया है। जीएसटी में 5% और 18% के 2 स्लैब संरचना लागू होने से उपभोक्ताओं, एमएसएमई और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम हुआ है। वहीं 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर मध्यम वर्ग को ऐतिहासिक राहत दी गई है। सरकार ने छोटे और मझोले व्यवसायों को बढ़ावा देते हुए स्मॉल कंपनी की परिभाषा का दायरा 100 करोड़ रुपये टर्नओवर तक बढ़ाया है। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति और प्रतिभूति बाजार कोड बिल से निवेशकों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि श्रम कानूनों को 4 आधुनिक कोड में समाहित किया गया है, जबकि ग्रामीण रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाया गया है। शिक्षा क्षेत्र में एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक लाने का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ये सुधार यात्रा निरंतर जारी रहेगी। वीबी रामजी कानून के खिलाफ घमासान बढ़ गया है। कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने को केंद्र सरकार ने संवैधानिक सिद्धांत और संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबी रामजी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने को संविधान और संघीय ढांचे की
मूल भावना के विरुद्ध करार दिया और कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को मानना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं, सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। गौरतलब है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित गांव के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी। सियासत में विकसित भारत जी राम जी को लेकर भले ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हों, लेकिन श्रमिक इस योजना को अपने हित में बता रहे हैं। उनका मानना है कि 125 दिन का सुनिश्चित काम मिलने से आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर भी सुधरेगा। भारत राम जी योजना के तहत बहुत बढ़िया योजना है, हमारे गरीबों के लिए, कल्याण के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। 125 दिन के राम जी के नाम पे खुले है तो बहुत बढ़िया काम है। हमारे मजदूर है, हम तो मजदूरी करके पेट पालते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इससे राज्यों को नुकसान होने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इन दावों की हवा एसबीआई की एक रिपोर्ट ने निकाल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। कि ये जो इंडिया में जो 28 स्टेट्स है, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर सबके पास जाएंगे फंड को, ये कंडीशन आपके पास है। और इसको देख के ये भी अच्छा लगेंगे कि क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने अराउंड 60-40 रेशियो होगा, तो 40% स्टेट्स को देना होगा अगर इसका रिजल्ट अच्छा होगा। विकसित भारत जी राम जी के पीछे सरकार का मकसद देश की श्रम शक्ति को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराना है, ताकि ये विकसित भारत में अपना अहम योगदान दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31 दिसंबर को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। भारत के एरोस्पेस हब बेंगलुरु के आसमान में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। आत्मनिर्भर भारत की एक और उड़ान देखने को मिली। HAL के नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर ध्रुव NG ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की। माना जा रहा है कि ध्रुव NG क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और आयातित हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता कम करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। देश के ध्रुव की पहली उड़ान, विमानन इतिहास में एक और उपलब्धि, ध्रुव NG की आत्मनिर्भर उड़ान। ध्रुव NG में आम नागरिक भी कर सकेंगे सफर। भारत के विमानन इतिहास में एक अहम उपलब्धि दर्ज हुई है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव NG ने बेंगलुरु में पहली उड़ान भरी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में इसकी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उड़ान से पहले मंत्री राम मोहन नायडू पायलट के साथ कॉकपिट में बैठे और हेलीकॉप्टर की उन्नत तकनीक और विशेषताओं का अनुभव लिया। आपको बता दें कि ध्रुव NG को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है।
मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि ध्रुव एनजी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने HAL के इंजीनियर, डिजाइनर, तकनीशियन और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राम मोहन नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण के चलते भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। Because we are seeing lot of invention happening, lot of manufacturing happening for the defense sector through HAL, where civil aviation can take advantage of. And that has been the primary focus under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, that the manufacturing ecosystem that HAL has, how can we facilitate it to civil aviation? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार ध्रुव एनजी महज 5.5 टन का एक हल्का 2 इंजन वाला और बहुभूमिका हेलीकॉप्टर है, जिसे भारतीय भूभाग की विविध और चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। स्वदेशी रोटरी विंग क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला ये हेलीकॉप्टर बेहतर सुरक्षा, प्रदर्शन और यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। Today, with Dhruv Next Generation, we are firmly strengthening HAL's presence in the civil aviation sector. We are moving from the battlefield to the life-saving field, from combat missions to helicopter emergency medical services, disaster relief and regional connectivity, and establishing India as a self-reliant powerhouse for both aircraft manufacturing and maintenance. अगली पीढ़ी के इस हेलीकॉप्टर का अधिकतम टेक ऑफ भार 5,500 किलोग्राम है। अधिकतम गति लगभग 285 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज लगभग 630 किलोमीटर है। ध्रुव एनजी लगभग 3 घंटे 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। ध्रुव एनजी में 4 से 6 यात्रियों के लिए शानदार व्यवस्था है और इसकी अधिकतम क्षमता 14 यात्रियों की है। वहीं एयर एम्बुलेंस में एक चिकित्सक और एक सहायक के साथ 4 स्ट्रेचर रखने की व्यवस्था है। ध्रुव एनजी की सफल पहली उड़ान को स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, जो रक्षा के साथ साथ नागरिक सेवाओं में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। असम में विशेष पुनरीक्षण के लिए 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर घर जाकर सत्यापन करने के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। सूची के प्रकाशन पर असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO अनुराग गोयल ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची में राज्य भर के 2,52,01,624 मतदाता शामिल हैं, जो जनवरी 2025 में प्रकाशित पिछली अंतिम मतदाता सूची से 1.3% अधिक हैं। सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रखी गई है। विशेष प्रचार अभियान 3 से 4 जनवरी और 10 से 11 जनवरी 2026 को चलाए जाएंगे, जबकि अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। Draft publication for the special revision for voter list in Assam has been done on 27th December 2025. The draft voter list reflects a total of 2,52,01,624 voters, representing an increase of almost 1.35% voters from the previous final roll, which was published on 6th January 2025. भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तारीखों में संशोधन किया है। अब मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को होगा। दावें और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण, गणना, प्रपत्रों पर निर्णय और दावे निस्तारण किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन आज उन्होंने अपने आवास पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं के साथ 2026 में आने वाले रामनवमी की तैयारी को लेकर भी बैठक की। उन्होंने कहा कि ये साल बिहार के लोगों और बीजेपी के लिए विशेष है। ऐसे में राम के आशीर्वाद के लिए रामनवमी की तैयारी भी बड़ी करेंगे। हम लोग रामनवमी की तैयारी को विधिवत रूप से आज शुरू करते हैं
और आज से हम लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में इसको शुरू करें। स्टार्टिंग तैयारी हम लोग शुरू कर दें और उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी में हम लोग बड़ी बैठक करके फिर सभी जगह तेजी से उसको शुरू कराएंगे। मेरा मानना है कि इस बार पटना की रामनवमी में थोड़ा और विशेष आकर्षण कैसे पैदा हो, इसकी चिंता भी सभी रामनवमी कमेटी के लोग करें। मैं पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि झांकी ही रामनवमी की असली साख होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद इंडी गठबंधन की अंदरूनी दरारें अब खुलकर सामने आ गई हैं। कांग्रेस और राजद के बीच तकरार अब चरम पर पहुंच चुकी है और ये गठबंधन के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने साफ तौर पर कहा कि राजद के साथ गठबंधन अब कांग्रेस के लिए बोझ बन चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा, जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कह रहे हैं कि इनकी वजह से हार गए, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए, तो ये तो कहना गलत बात है ना। मिलके साथ लड़े हैं तो मिलकर के ही हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहरहाल जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस के बयान के बाद राजद ने भी पलटवार किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को जो भी वोट मिलता है वो राजद की बदौलत है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान दे करके महागठबंधन और गठबंधन धर्म का भी पालन नहीं कर रही है, उसका विरोध में बयान दे रही है। इससे कांग्रेस पार्टी की और दुर्गति होगी। गठबंधन धर्म के खिलाफ ये बयान है, इस पर शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी ने भी इस खींचतान पर करारा हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि राजद का भ्रष्टाचार और अपराध का बैग किसी गठबंधन को मजबूत नहीं कर सकता। शकील अहमद खां के बयान पर कांग्रेस को जरूर से पुनर्विचार करना चाहिए। यह बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि आरजेडी के भ्रष्टाचार का, अपराध का इतना बड़ा बैगेज है, इस बैगेज के साथ किसी गठबंधन का कोई भला हो नहीं सकता। और आज कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है, जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे। तो अच्छा है, कांग्रेस की नींद खुल रही है, देर से ही खुल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की इतनी ताकत बची है, ना इतनी उसकी औकात बची है और न हिम्मत बची है। सच्चाई को जानने के बाद भी वह लालू यादव का, तेजस्वी यादव का झोला टांगना बंद कर सकते हैं। उनकी बिहार में चूंकि जमीन बची ही नहीं है, तो उनकी अपनी कोई हैसियत उस पार्टी की रही नहीं, तो वो इस तरह की हिम्मत, सच्चाई को समझते हुए भी उन्हें आंख बंद करना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार का बुलडोजर एक्शन उसके लिए ही गले की फांस बन गया है। पूरी कार्रवाई में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी हमलावर है। भाजपा ने राज्य के प्रशासनिक कार्य में वेणुगोपाल के दखल के बाद पूछा है कि क्या वो राज्य के सुपर सीएम हैं। बता दें, विवाद तब और गहराया जब कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने बेंगलुरु के कोगिलू गांव में हुई तोड़फोड़ को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बातचीत की और इसकी जानकारी वेणुगोपाल ने एक्स पर देते हुए लिखा था कि कांग्रेस हाईकमान इस कार्रवाई को लेकर चिंतित है। दरअसल इस कार्रवाई को लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई थी। भाजपा इस पूरे प्रकरण को केरल चुनाव से भी जोड़कर देख रही है। केरल के सीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपनाई है। हालांकि डीके शिवकुमार ने पी विजयन के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। Senior like Pinarayi should not interfere with such type of affairs. We know Bangalore well. We don't want to entertain this slum who just wanted to create this land mafias. So we are trying to protect our land. And those who are eligible, definitely we are ready to give houses to them in the Rajiv Gandhi houses. Chief Minister also has directed. I have also directed them. I have submitted a report. Even my leaders from Kerala also have spoken to us. Please, I request Mr. Pinarayi, without knowing things, the fact of the case, we should
not interfere with such a, we are not into any bulldozer. विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया क्योंकि केरल में चुनाव होने हैं। साथ ही कहा कि कर्नाटक सरकार यू टर्न ले चुकी है। डेमोलिशन ये पूरे होने के बाद पिनराई विजयन उधर चुनाव आ रहा है केरला में, उसके वास्ते उनको अपीजमेंट करने के लिए एक टीम भेजा था। उसी समय वो देखकर जब वेणुगोपाल ये कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी से बात भी किया और आदेश भी दिया उनको अकोमोडेट करना। तुरंत मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर्स लोग पूरे यू टर्न लेके अभी उनको अकोमोडेट करने के लिए इतने मीटिंग भी कर रहा है। वो अभी डेमोलिशन साइट को भी विजिट कर रहा है। एनआई से इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी मैं डिमांड भी किया हूं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का तमिलनाडु के रामेश्वरम में विधिवत समापन हो गया। इस उपलक्ष्य में आयोजित एक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी समारोह में मौजूद रहे। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के समापन समारोह का आयोजन पवित्र रामेश्वरम की धरती पर किया गया। समारोह को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संबोधित किया। उन्होंने काशी और तमिलनाडु को भारतीय सभ्यता के प्रकाश स्तंभ बताते हुए कहा कि ये संगम हजारों वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा और आपसी संबंधों का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक काशी का अद्भुत संगम होता है। रामेश्वरम की पवित्र भूमि पर यह भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ काशी और तमिलनाडु ये दोनों प्रकाशमान दीपक एक साथ मिलते हैं। यदि काशी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है तो भारत के लंबे इतिहास में वो तब भी और आज भी लगातार अपनी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में चमक रही है। यदि कहा जाए कि वहाँ नाला डियारो के तेवरम और तिरुवासगम गूंजते हैं तो उसी समय कबीर के भक्ति गीत भी वहाँ गूंजते हैं। ऐसा ही वह महान पवित्र स्थल है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण काशी के पावन घाटों से प्रारंभ होकर रामेश्वरम के पवित्र घाटों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक सशक्त किया और लोगों, संस्कृतियों और सदियों पुराने संबंधों को और निकट लाने का कार्य किया। वहीं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का संबंध कई सौ वर्षों पुराना है। काशी तमिल संगम की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई थी। उनकी दृष्टि स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण थी। उन्होंने काशी तमिल संगम को एक सभ्यतागत पहल के रूप में देखा, न कि केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में। इसका उद्देश्य भारत की जीवंत परंपराओं से लोगों को फिर से जोड़कर राष्ट्र की भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध, काशी और तेन काशी के बीच का संबंध, काशी और हमारे मायलापुर के बीच का संबंध, इस प्रकार कई सौ वर्षों से काशी और तमिलनाडु के साथ एक अविभाज्य और बहुत मजबूत संबंध रहा है। हमारे तमिल साहित्य में रामायण और महाभारत में भी काशी के बारे में बहुत उच्च बातें कही गई हैं, जहां काशी का एक विशेष स्थान है। इसी तरह महाभारत में आरवन, पोन्नुरुवी, आरवल्ली, सूरवल्ली जैसे सभी पात्र हमारे तमिलनाडु पर आधारित पुराणों की बात करते हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण भारत की सभ्यतागत एकता का जीवंत उत्सव बनकर उभरा, जहां आस्था, भाषा, कला, ज्ञान और परंपराओं का एक साझा लय में प्रवाह हुआ। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और हैवी वेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए कुल 4,666 करोड़ रुपए के 2 अहम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं।
भारतीय सेना और नौसेना के लिए 4,25,000 से ज़्यादा CQB कार्बाइन के लिए 2,770 करोड़ रुपए का सौदा भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और भारतीय सैनिकों को अत्याधुनिक मारक क्षमता से लैस करेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए 48 हैवीवेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए 1,896 करोड़ रुपए का सौदा इटली की वास सबमरीन सिस्टम्स SRL के साथ हुआ। इन टॉर्पीडो से पनडुब्बियों की युद्धक क्षमता बढ़ेगी और ये 2028 तक वितरित किए जाएंगे। भारत AI से संचालित एक नए तकनीकी युग के मुहाने पर खड़ा है, जहां ये तकनीक देश की प्रगति और आम जनजीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। AI अब सिर्फ शोध प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शहरी प्रबंधन और शासन जैसे क्षेत्रों में आम नागरिकों तक पहुंच बना चुका है। दूर दराज इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों को डेटा आधारित फसल सलाह, व्यक्तिगत शिक्षा और स्मार्ट शहरों की अवधारणा AI के व्यावहारिक उपयोग के उदाहरण हैं। इंडिया AI मिशन और AI उत्कृष्टता केंद्र जैसी सरकारी पहलें इस बदलाव की धुरी बन रही हैं। इन पहलों के जरिए कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल रहा है और स्टार्टअप्स को जन कल्याणकारी समाधान विकसित करने में सहायता दी जा रही है। भारत का फोकस AI को खुला, किफ़ायती और सुलभ बनाने पर है, ताकि नवाचार समावेशी विकास को गति दे सकें। देश का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 280 अरब अमेरिकी डॉलर पार करने का अनुमान है। टेक और AI इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो उसकी बढ़ती प्रतिभा, अनुसंधान क्षमता और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है। भारतीय नौसेना ने युवा पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। 18 साल की उम्र में काम्या दक्षिणी ध्रुव तक स्की करते हुए पहुंचने वाली सबसे युवा भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे युवा महिला बन गई हैं। उन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और प्रचंड हवाओं के बीच करीब 115 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय की। काम्या अब एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को हासिल करने के मिशन पर हैं, जिसमें दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करना और दोनों ध्रुवों तक स्की करना शामिल है। इससे पहले उन्होंने 7 समिट्स चैलेंज पूरा किया, जिसमें उन्होंने नेपाल के रास्ते से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। काम्या कार्तिकेयन का ये साहस और शानदार सफलता युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगा। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड रेल तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल कर अपनी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। ये परीक्षण कोटा नागदा रेलखंड पर किया गया, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखी जा सकती है। रेल मंत्री ने इसे भारतीय रेलवे के लिए नई पीढ़ी की तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये ट्रायल रेल सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि कोटा नागदा सेक्शन पर तेज गति से दौड़ती वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश में विकसित अत्याधुनिक रेल तकनीक और उच्च सुरक्षा मानकों को दर्शाती है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की गति, संतुलन और डिजाइन का परीक्षण किया गया। तेज रफ्तार के बावजूद केबिन में रखे पानी से भरे गिलास बिना हिले स्थिर दिखाई देते हैं, जो ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता और उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली के उड़ान भवन में पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। 24/7 सक्रिय इस नियंत्रण कक्ष में सभी एयरलाइंस और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि हमेशा उपलब्ध रहेंगे, जिससे यात्रियों की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। साथ ही DGCA, एयरलाइंस व अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी कंट्रोल सेंटर का जायजा उन्होंने लिया। ये रिपोर्ट देखिए।
रूम इस्टेब्लिश किया है, उड़ान भवन में से इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो एयरलाइंस हैं उसके सभी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर रहेंगे 24 घंटे, यानी कि 24/7 जो है ये जो कंट्रोल रूम है ये काम करेगा। रियल टाइम में जो है तमाम जो ग्रीवेंस आएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आते हों, चाहे वो टेलीफोनिक आते हों, उसको वो एड्रेस करेंगे और साथ ही यहाँ पर उसका तुरंत यानी कि रियल टाइम में ही उसका जो है सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करेंगे। मैडम, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग ये सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं, जो ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे हमें क्वेरीज आते हैं। ये टिकट यहाँ पे जनरेट होती है, इसमें इशू आते हैं इनके, और इसमें हम लोग फिर उनकी डिटेल्स लेते हैं और यहाँ पे एयरलाइंस वाले बैठे हैं, उनके पास जाते हैं डिटेल्स लेके और उनसे उसी टाइम ये चीज़ सॉल्व करवाते हैं। ग्रीवेंस आता है तो क्या रिस्पॉन्स टाइम है? रिस्पॉन्स टाइम विदिन 5 मिनट्स हम उनको कन्वे करते हैं। अगर किसी का डिटेल नहीं है, जैसे PNR वगैरह नहीं है, तो हम उनसे इंस्टेंट मंगवाते हैं एंड देन वी सेंड इट टू जिस एयरलाइंस का भी वो है। बिल्कुल, तो 5 मिनट के अंदर यानी कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम रखा गया है और कोशिश यही है कि जो भी पैसेंजर जिनको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपना ग्रीवेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको जल्द से जल्द जो है राहत पहुँचाई जाए। साथ ही यहाँ पर एयर सेवा के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। किस तरीके से सुविधाएँ दे रहे हैं आप लोग, क्या किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और ग्रीवेंस को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं? हमारा जो है मॉनिटरिंग का काम है, जो भी कंप्लेंट है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए कि वो लंबे समय तक पेंडिंग ना रहे। तो हम लोग एयरलाइंस के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास अभी इतने केस पेंडिंग है, तो इसको आप रिजॉल्व कीजिए। सर, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, मौका काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल कर रहा है। लोगों को एक चीज़ अच्छा हो गया है कि उनको इंस्टेंट जो ग्रीवेंसेस उनके होते थे, जो कुछ दिन रह जाते थे, कभी कभी कुछ लोगों के उनको लगता था कि हम फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, वो अब उनके लिए वो ज़्यादा आसान हो गया है। वॉर रूम की तरह है ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है और बड़े बड़े मॉनिटर्स जो है लगाए गए, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि जो पूरे ग्रीवेंस जो है सोशल मीडिया में जो आते हैं वो लगातार डिस्प्ले होते रहते हैं। एयर सेवा के साथ ही तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एयरलाइंस के, उनके यहाँ पर उनको रखा गया है और कोशिश यही है कि जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना पड़े। और 10 तारीख से लेकर अभी तक 13,000 से ज़्यादा ग्रीवेंस जो है उनको सॉल्व किया जा चुका है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बांग्लादेशी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादी तत्वों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रतिघात में ये सफलता हासिल की है। STF प्रमुख पार्थ सारथी महंता ने बताया, सोमवार की रात असम में छिपे उग्रवादियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 11 बांग्लादेशी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में से 10 मुजाहिदीन के सदस्य असम के बारपेटा, दरांग, चिरांग और बक्सा जिले से पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी त्रिपुरा से गिरफ्तार किया गया। Based on the inputs on the intervening night of 29th and 30th November 2025, teams of Special Task Force Assam Police carried out raids at multiple locations in Borpeta, Chirang, Baksa, Dorong and in Tripura in search of the IMK operatives. Following the raids, several persons have been apprehended. It picked up a total of 11 operatives. NIA ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों को विस्फोटक सामग्री आपूर्ति करने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें 4 फरार आरोपी भी शामिल हैं। इनमें मनीष सोढ़ी केसा, मनीला मतकम केसा और सोढ़ी लखमा शामिल हैं, जो सुकमा जिले के निवासी हैं। इन सभी पर IPC विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। NIA ने आरोप पत्र में कहा कि आरोपियों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन के लिए विस्फोटक और अन्य संदिग्ध सामग्रियां जुटाई थीं, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के खिलाफ IED हमले के लिए किया जाना था। इस मामले की शुरुआत 2024 में राज्य पुलिस द्वारा विस्फोटक सामग्री की बरामदगी से हुई थी। NIA ने इस मामले की जांच दिसंबर 2024 को अपने हाथ में ली थी, जो अब भी जारी है। नया साल अब बस एक दिन के पड़ाव के पार खड़ा है। नए साल की शुरुआत हर कोई अच्छी स्मृतियों के साथ करना चाहता है। ऐसे में शहर के सैलानी चल पड़े हैं पहाड़ों की ओर। शहरों के शोर शराबे से दूर इन दिनों हिमाचल का कुल्लू, मनाली पर्यटकों की पहली पसंद हैं। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह पैक हैं। वहीं कैफ़े और बाज़ारों में देर रात तक रौनक बनी हुई है।
कई पर्यटक स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए। कुल मिलाकर नए साल से पहले मनाली जश्न बर्फ और खुशियों का हॉटस्पॉट बन चुका है। वहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में गुलाबी शहर जयपुर भी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरें, किले और महल देश विदेश से आए सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। सैलानी यहाँ की संस्कृति, विरासत और खूबसूरती का भरपूर आनंद ले रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुलाबी शहर जयपुर में भी सैलानियों का तांता लगा है। जयपुर की मशहूर और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए देश और विदेश से बड़े पैमाने पर सैलानी आ रहे हैं। This is the third day in Jaipur. It's very nice. I love it. हम लोग खाटू श्याम घूमने आए हैं और वहाँ से यहाँ आ गए जयपुर घूमने। बहुत अच्छा है। पिंक सिटी नहीं, यहाँ से अब घर निकलेंगे। अभी यहाँ जाएंगे जल महल, 2-3 प्लेस है वो सब घूमेंगे। जयपुर के अलावा राजस्थान में देखने और घूमने लायक कई जगह हैं। पर्यटक इन जगहों को देखने के लिए घूमने की योजना बना रहे हैं। अभी रात को हम लोग आए, अभी तो जस्ट शुरुआत है, ये फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा चलता है। लग तो रहा है कि अच्छा ही होगा। हम लोग टूर कंप्लीट करके आए। आज हम लोग का लास्ट डे है, कल घर जाएंगे। हम लोग जोधपुर, जैसलमेर, बाकी सब घूम के आए, उदयपुर वगैरह सब हो गया। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और राज्य के अधिकारी सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के घर पर कथित हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी ड्रोन ने व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि रूस ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने पर कहा कि ये बहुत चिंताजनक है। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन के घर हमला, 91 स्ट्राइक ड्रोन से अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम ने किया काम, हमला हुआ नाकाम। सर्गेई लावरोव के आरोप ज़ेलेंस्की ने किए खारिज। रूस की चेतावनी, यूक्रेन को देंगे मुंहतोड़ जवाब। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध के बीच अब सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि कीव शासन ने रूसी संघ के राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर 91 लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल करके एक आतंकवादी हमला किया, लेकिन रूसी सशस्त्र बलों के एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले सभी ड्रोन्स को मार गिराया। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूक्रेन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रूसी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमलों के लिए लक्ष्यों की पहचान कर ली है और हमले के लिए समय भी तय कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीछे हटने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले के आरोप से इनकार करते हुए इसे रूसी संघ का एक और झूठ बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये कथित आवास पर हमले की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। यूक्रेन ऐसे कदम नहीं उठाता जो राजनयिक प्रयासों को कमजोर कर सके। पुतिन के आवास पर हमले को लेकर पीएम मोदी ने गहरी चिंता जताई है। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास पर हमले की खबरों से गहरी चिंता है। चल रहे कूटनीतिक प्रयास दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे सही रास्ता है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जो उन्हें कमजोर कर सकता है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस इस तरह के बयान देकर कीव में सरकारी इमारतों पर अटैक करने की जमीन तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
ईरान पर अमेरिका और इजराइल फिर हमला कर सकते हैं, वहीं हमास के लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच मुलाकात के बाद इस तरह के संकेत मिले हैं। दूसरी ओर हमास और ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यमन को लेकर दो मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान और हमास को खुली चेतावनी, कहा ईरान पर फिर हो सकता है हमला, हमास को भी चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी मुलाकात के बाद आया है। ईरान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और गाजा में सीजफायर के बाद भी जारी हिंसा के बीच दोनों नेताओं की फ्लोरिडा में बैठक हुई। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान से हथियार प्रोग्राम को फिर चालू करने की खबरें आ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमले किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को भी हथियार छोड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक के मुद्दे पर वो नेतन्याहू से पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं की बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने इजराइल के लिए बोइंग के F-15 लड़ाकू विमानों के 8.6 अरब डॉलर के समझौते की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी ओर हमास के सशस्त्र विंग ने दोहराया कि हमास अपने हथियार नहीं डालेगा। वहीं ईरान ने भी एक बयान में कहा कि उनके देश के खिलाफ किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया में यमन में जारी संघर्ष में सऊदी अरब और यूएई के बीच फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब ने यमन में अलगाववादी हमले को मिल रहे यूएई के समर्थन को अपने लिए खतरा बताया है। दरअसल यमन में जारी गृह युद्ध में सऊदी अरब और यूएई अलग अलग समूहों का समर्थन कर रहे हैं। जहां एक तरफ यूएई के समर्थन वाला एसटीसी यानी सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन के दक्षिण में एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, तो वहीं सऊदी समर्थित गठबंधन पूरे यमन पर नियंत्रण की कोशिश में है। ऐसे में विभिन्न समूह लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। हालांकि बीते कुछ सप्ताह में यूएई समर्थित एसटीसी ने कई बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। मंगलवार को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में एक बंदरगाह पर यूएई से आ रहे हथियारों और लड़ाकू गाड़ियों की एक बड़ी खेप पर हमला कर दिया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूएई जैसे मित्र देश द्वारा उठाए गए कदम बेहद खतरनाक हैं। ये सऊदी की सुरक्षा के साथ यमन और क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिरता के लिए खतरा है। वहीं यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल के प्रमुख ने बंदरगाह पर हुए हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी और साथ ही यूएई के साथ सुरक्षा समझौते को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यूएई की सेनाओं को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने की भी बात कही है। अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी मीडिया इस कार्रवाई को CIA की बड़ी कार्रवाई बता रहा है। इससे पहले अमेरिका वेनेजुएला की सीमा से बाहर नावों पर हमला कर रहा था और वेनेजुएला से निकले तेल टैंकरों को जब्त कर रहा था। लेकिन अंदर घुसकर जमीनी कार्रवाई करने के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। वेनेजुएला की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध भड़कने की आशंका भी बढ़ गई है। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये दरअसल खबर दुनिया की हमारा एक कार्यक्रम है, उसकी एक रिपोर्ट है, तो विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला के कथित ड्रग कार्टेल के खिलाफ जो कार्रवाई कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों को निशाना बनाने तक ही सीमित थी, वो अब जमीन के रास्ते काराकास के करीब तक पहुंचती दिख रही है। ताजा अमेरिकी सेना के हमले में एक ऐसे डॉक पर हमले का दावा किया गया है जहां से कथित तौर पर नावों पर ड्रग्स को लोड किया जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के मुताबिक सेना ने डॉक पर मौजूद सभी नावों और पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया, जहां से नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार अंजाम दिया जाता था। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने हमले को CIA की कार्रवाई बताया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कथित हमला वेनेजुएला के गैंग ट्रेन डी अरागुआ को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के समय डॉक पर कोई मौजूद नहीं था, न ही कोई हताहत हुआ। दरअसल 29 दिसंबर को भी अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स से लदी एक और नाव पर हमला किया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने इसे नार्को टेररिस्ट बताया था, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया।
दरअसल कथित ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई के नाम पर अमेरिका ने सितंबर से अब तक 29 हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें से कम 105 लोग मारे जा चुके हैं। जानकार अमेरिकी कार्रवाई को मादुरो पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बता रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमानों का प्यूर्टो रिको में जमावड़ा शुरू हो गया है, जिससे किसी भी वक्त जंग भड़कने की आशंका बढ़ गई है। प्यूर्टो रिको में C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ सेना के बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही देखी गई। इससे पहले कैरिबियन सी में अमेरिकी सेना ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाजों को उतारा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और दूसरे जंगी जहाज शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने कथित ड्रग्स तस्कर पर नकेल कसने के नाम पर वेनेजुएला में CIA को कार्रवाई की खुली छूट दी थी। इतना ही नहीं, दक्षिणी कमान ने वेनेजुएला के तेल टैंकर को अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। बहरहाल अमेरिका की ताजा कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी सेना की हौसला अफजाई करते हुए अजेय योद्धा करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पर टिप्पणी करते हुए मादुरो ने कहा कि उनकी सेना की भूमिका साम्राज्यवादी की नहीं बल्कि मुक्तिदाता की है, जो हमेशा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल वेनेजुएला बार बार अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है कि ड्रग विरोधी अभियान के नाम पर ट्रंप तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।